हे एवरीवन, वेलकम बैक टू साइक 26। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग से यूजीसी नेट में और जो सीयूईटी वगैरह एग्जाम है इन सब में क्वेश्चंस आता ही है। तो एक एक करके हम देख लेते हैं इसके टाइप्स क्या होते हैं, इसकी स्ट्रैटेजीज क्या क्या होती हैं एंड व्हाट आर द ऑब्स्टिकल्स दैट वी फेस व्हाइल सॉल्विंग एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग की डेफिनेशन से। प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है क्या होता है, इट रिफर्स टू द मेंटल प्रोसेस दैट पीपल गो थ्रू टू एनालाइज एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स। हमारी लाइफ में जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, करियर वाइज हो या हो सकता है हम कोई मैथ्स की इक्वेशन कर रहे हो या साइकोलॉजी का ही इक्वेशन कर रहे हो, ये सारी क्या है या एक ना एक प्रॉब्लम है। अब इनका हमें सोल्यूशन ढूंढना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो to search for the solution of the problem is only called as problem solving। इसमें हमारा कॉग्निटिव प्रोसेस, मेंटल प्रोसेस जो होता है वो बहुत मेजर रोल प्ले करता है। और इसके बाद हमारी अलग अलग स्किल्स जो होती हैं, जो भी लाइफ में हमारे चैलेंजेस आ रहे हैं उनको सॉल्व करने के लिए, उन सब का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। सबसे पहले हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स। हमारी लाइफ में बहुत अलग अलग टाइप की प्रॉब्लम्स आती हैं, देख लेते हैं। एक होती है वेल डिफाइंड प्रॉब्लम्स। वेल डिफाइंड प्रॉब्लम से मतलब है कि हमको पता होता है कि क्या गोल है इसका और इसका सोल्यूशन भी हमें क्लियर कट ही चाहिए। वेल डिफाइंड प्रॉब्लम का एग्जाम्पल ऐसे हो जाएगा कि आपका एग्जाम है, आपको सिलेबस पता है उस एग्ज़ाम का, आपको एग्ज़ाम की डेट पता है, तो आप क्या करोगे, सिलेबस के हिसाब से, डेट के हिसाब से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दोगे। तो प्रॉब्लम क्या हो गई, एग्ज़ाम हो गई, जो कि एक वेल डिफाइंड प्रॉब्लम है और हमें उसके गोल्स पता है और हमें सोल्यूशन भी पता है। सेकेंड है इल डिफाइंड प्रॉब्लम। इल डिफाइंड प्रॉब्लम में क्या होता है कि हमें क्लियर कट नहीं पता है कि हमारा गोल क्या है या सोल्यूशन क्या है। जैसे आप क्लास 12th के बाद हो सकता है करियर वाइज काफ़ी कंफ्यूज रहे हो, या हो सकता है आपने जब ग्रेजुएशन किया हो तब आप कंफ्यूज रहे कि मास्टर्स अभी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो इसको हम कहते हैं इल डिफाइंड गोल्स। इल डिफाइंड गोल से मतलब है कि हमको नहीं पता है एग्जैक्टली कि व्हाट वी हैव टू डू हियर। ठीक है। फिर आता है थर्ड टाइप ऑफ प्रॉब्लम, दैट इज रूटीन प्रॉब्लम। रूटीन प्रॉब्लम्स वो हैं जो हमारे डेली लाइफ में हमको कई बार देखने मिल चुके हैं, हम फेमिलियर हैं थोड़ा इससे। ठीक है। जैसे अचानक से जब फर्स्ट टाइम होगा तब ये रूटीन प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमने तब नया सोल्यूशन इसके लिए ढूंढा है। पर जब ये बार बार रिपीटेडली होने लगता है, हम फेमिलियर हो जाते हैं उससे, एंड दिस इज कॉल्ड एज रूटीन प्रॉब्लम। जैसे आप साइकिल चला के जा रहे हैं कहीं पर, साइकिल की चेन उतर गई, है ना। जब पहली बार हुआ होगा तब आपको बहुत लगा होगा कि ऐसे कैसे हम इसको ठीक करें। पर जब वो 10 बार 12 बार बचपन से होते हुए चली गई है, तो वो रूटीन प्रॉब्लम बन गई है जिसका हमको सोल्यूशन जो है वो पता है, क्योंकि हमने ऐसी प्रॉब्लम जो है वो पहले सॉल्व कर रखी है। फिर एक आता है नॉन रूटीन प्रॉब्लम्स। नॉन रूटीन प्रॉब्लम्स, कोई भी रूटीन प्रॉब्लम जो है उसकी शुरुआत जो होती है वो नॉन रूटीन से ही होती है, क्योंकि हर एक प्रॉब्लम का कोई ना कोई तो शुरुआत होती है। तो जब मान लो पहली बार आपके साइकिल की चेन उतरी हो, तो वो अनफेमिलियर प्रॉब्लम हो गई, और उसका क्रिएटिव थिंकिंग से या किसी की हेल्प से जब हमने उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया, तब वो रूटीन हो गया। तो स्टार्टिंग कहाँ से होगी, नॉन रूटीन प्रॉब्लम से, और इसका एंड जो है जब कई बार वो चीज़ हो चुकी है तब वो रूटीन प्रॉब्लम बन जाएगी। तो ये 4 टाइप्स की प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है। फिर हम देख लेते हैं स्टेप्स इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। जब भी हम कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो उसके स्टेप्स होते हैं। यहाँ पे हमने 6 स्टेप्स दिए हैं। कई बार आपको कुछ बुक्स में 5 स्टेप्स मिल सकते हैं, कई जगह 7 to 8 स्टेप्स भी मिल सकते हैं। पहला है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। हमको पता करनी है कि एक्चुअली प्रॉब्लम है क्या। जब तक हमको पता ही नहीं चलेगा कि व्हाट एग्जैक्टली इज द प्रॉब्लम, तो हम उसको सॉल्व कैसे करेंगे। कई बार कोई इंसान सैड हमें दिख जाता है, या कोई इंसान हमें रूड हमसे बात करते हुए दिख जाता है, तो हम उससे पूछते हैं ना कि व्हाट एग्जैक्टली इज योर प्रॉब्लम। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं प्रॉब्लम। ठीक है। फिर जब वो इंसान हमें बता देगा कि प्रॉब्लम एक्चुअली है क्या, तो हम क्या करेंगे, उस प्रॉब्लम को एनालाइज करेंगे कि एक्चुअली में ये प्रॉब्लम है कि नहीं है, इसका सोल्यूशन काफ़ी इजी है या हमें डिफ़िकल्ट पड़ेगा, रेलिवेंट है हमसे कि इरेलीवेंट है, थ्रेटनिंग प्रॉब्लम है या इजी गोइंग है ना। ये सारी क्या हो जाएंगे, प्रॉब्लम एनालिसिस हो जाएंगे। अब जब हमने एनालाइज कर लिया कि प्रॉब्लम इजी है या डिफ़िकल्ट है, कैसा है, तब हम इसका सोल्यूशन जो है वो जनरेट करेंगे। सोल्यूशंस जो है वो बहुत सारे जनरेट कर सकते हैं और अलग अलग मेथड से जनरेट करते हैं। वो जो मेथड्स हैं वो अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है। जो स्ट्रैटेजीज है ना, वो हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा वही है। तो यहाँ जब जहाँ पे पोटेंशियल सोल्यूशन हम जनरेट कर रहे हैं,
उसमें मेथडोलॉजी लगेगी, उसमें स्ट्रैटेजीज लगेंगे। जब हमने अलग अलग मेथड्स जनरेट कर ली, उसके बाद क्या होगा, फिर हम डिसीजन लेंगे। हमारे पास 4 सोल्यूशन आ गए उस प्रॉब्लम के, या हमारे पास 2 सोल्यूशन आ गए, उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, किसको करना है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, कम इंपॉर्टेंट कौन सा है, ये क्या है, डिसीजन मेकिंग है। डिसीजन मेकिंग एक सेपरेट टॉपिक है जिसके लिए आई टेक ऑल्सो टेकन अनदर क्लास। फिर आता है इम्प्लीमेंटेशन में, डिसीजन ले लिया कि जो सेकेंड वाला हमने सोल्यूशन देखा था वो बेस्ट था, ये हमारा डिसीजन हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको इम्प्लीमेंट करेंगे कि कैसे उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना है, कैसे उस चीज़ सोल्यूशन को अरेंज करना है। तो जब ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा, जब हमने एक्चुअली में एक चीज़ कर ली, तो हम क्या करेंगे, फिर इवैल्यूएट करेंगे कि एक्चुअली में जो चीज़ हमने करी है, जो भी हमने प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए स्ट्रैटेजीज यूज़ करी हैं, वो एक्चुअली में काम कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। इसको अगर आप एग्जाम्पल से समझना चाहते हैं, तो हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमारा 30th को कोई एग्ज़ाम है, दैट इज़ आवर प्रॉब्लम, और ये काफ़ी डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम है। अब हम एनालाइज करेंगे कि डिफ़िकल्ट है, ईजी है, कितने दिन बचे हैं एग्ज़ाम होने वालों, 15 दिन बचे हैं। अब हम 15 दिन में कैसे सिलेबस कंप्लीट करना है, तो हमने क्या कर लिया, अलग अलग सोल्यूशन जनरेट कर लिए 15 डेज़ के बेसिस पे, है ना। अब सोल्यूशन हो गया कि कैसे हमें करना है, हमको इसको 3 पार्ट्स में अरेंज करना है, 5-5 दिन के 3 स्लॉट्स जो हैं वो बनाने हैं, ठीक है। तो एक ये आ गया, एक और हमने ऐसे करके बना लिया कि एक दिन में हमको 12 घंटे पढ़ाई करनी है, ये दूसरा हो गया। अब हमने देखा कि कौन सा ज़्यादा बेटर है, 1 बेटर है कि 2 बेटर है, तो हमने डिसीजन ले लिया। अब हमें पता चला कि 2 बेटर है, तो हमने उसको इम्प्लीमेंट कर दिया कि चलो 12 घंटे हम स्लॉट लेके पढ़ाई करने लगे। फिर हमने इवैल्यूएशन किया कि 12 घंटे हमारे पढ़ाई करने से कितना फ़र्क पड़ रहा है, कितना, जब हमने रिविज़न किया तो हमको पता चला कि कितना हमको याद हुई हैं चीज़ें, कितनी नहीं याद हुई हैं। ये इसका क्या हो गया, इवैल्यूएशन हो गया। तो ऐसे 6 स्टेप्स हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग में होते हैं। नेक्स्ट इसके बाद हम देखेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजीज। हमने यहाँ पे देखा था जनरेटिंग पोटेंशियल सोल्यूशन, इसको ही जब सोल्यूशन हम जनरेट कर रहे हैं तो अलग अलग तरीके से जनरेट कर रहे हैं, उसको हम कहते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजीज। बहुत सारी होती हैं, एक एक करके हम देख लेते हैं। फर्स्ट है हमारी ट्रायल एंड एरर। ट्रायल एंड एरर मेथड आपको पता ही है क्या होता है, आप तब तक ट्राई करते हो जब तक आपको सोल्यूशन नहीं मिल जाता किसी भी चीज़ का, ठीक है। आप कंटिन्यूसली ट्राई करते रहते हो, चीज़ों को, गलत होती रहती है, एक बार कुछ ट्राई किया गलत हो गया, 2 बार कुछ ट्राई किया गलत हो गया, 3 बार कुछ ट्राई किया गलत हो गया, हो सकता है 4th टाइम सही हो जाए। इसी मेथड को हम कहते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड। ये एक एक्सपेरिमेंटल मेथड है, क्योंकि हम अलग अलग अप्रोचेस को यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। जैसे अगर आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं, तो आप इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे जिसका भी आप पासवर्ड भूल गए हैं, उस पर आप अलग अलग पासवर्ड्स डाल के देखते हैं। एक बार डाल के देखा गलत हो गया, 2 बार डाल के देखा गलत हो गया, हो सकता है 3rd टाइम पे सही हो जाए। अगर नहीं होगा फिर आप 15 सेकेंड 30 सेकेंड रुकेंगे, फिर ट्राई करेंगे। दिस मेथड इज ओनली कॉल्ड एज ट्रायल एंड एरर मेथड। सेकेंड है एल्गोरिदम। एल्गोरिदम क्या होता है, इट इज स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर दैट गारंटीज टू सॉल्व प्रॉब्लम। अगर हम इसको करेक्टली फॉलो करते हैं, मैथ्स के जब आप क्वेश्चंस करते थे या अगर आप अभी करते हैं, तो क्या होता है, इक्वेशंस जो हैं वो हमें बनानी पड़ती हैं, और इक्वेशन को हमको स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 करके सॉल्व करना होता है। अगर आप इन सारे स्टेप्स को उसी सीक्वेंस में एक पर्टिकुलर सिस्टमैटिक तरीके से सॉल्व करेंगे, तो आंसर जो आएगा वो गारंटीड है कि सही आएगा, ठीक है। तो इट रिजल्ट्स गारंटीड सोल्यूशन, अगर इसको सही से हमने फॉलो किया है तो। दिस इज ओनली कॉल्ड एज एल्गोरिदम, ठीक है। फिर आता है एनालॉजीज। एनालॉजीज क्या होता है, एक सोल्यूशन हम कैसे फाइंड करेंगे, इसमें सिमिलर प्रॉब्लम से। ऑलरेडी हमारे साथ कुछ प्रॉब्लम हो रखी है, ठीक है, और हमने उसको सॉल्व कर लिया। तो अगर हम थोड़ी सी सिमिलर सिचुएशन में फंसे, तो हम क्या करेंगे, उसी प्रॉब्लम को, जो भी हमने सोल्यूशन उसका निकाला था, उसको वापस से इम्प्लीमेंट करेंगे। सिचुएशन दोनों अलग है, ये फर्स्ट सिचुएशन है, ये सेकेंड सिचुएशन है, पर जो सोल्यूशन है जो हमने इसमें लगाया था, हम इसमें ही लगा के दूसरे वाले में भी लगा के देखेंगे कि वो काम करता है कि नहीं करता है। एग्जाम्पल इसका एनालॉजीज का हो जाएगा। जैसे जब हम मेमोरी पढ़ते हैं तो हम उसको कैसे कंपेयर करते हैं, जैसे कंप्यूटर में डेटा फीड होता है, वैसे ही हमारी सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी में डेटा फीड होता है। तो हमने क्या कर लिया, एक एनालॉजी बना ली दोनों को सिमिलर तरीके से समझने के लिए। ये हमारा एनालॉजीज हो गया। फिर एक आता है मीन्स एंड एनालिसिस। मीन्स एंड एनालिसिस क्या होता है, हम अपना करेंट स्टेट, हमारा जो भी स्टेट है, उसको एक डिज़ायर्ड गोल के साथ कंपेयर करते हैं। अभी हमारा करेंट स्टेट क्या है,
और हमें पहुंचना कहाँ है, इन दोनों को हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे और उसके बाद ऐसे स्टेप्स जो हैं वो बना लेंगे जिससे हम वहां तक पहुंच सके, सोल्यूशन तक पहुंच सके। तो हम क्या करते हैं, जो बड़ी सी प्रॉब्लम है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन कर लेते हैं, मतलब स्टेप बाय स्टेप हम सोल्यूशन करते हैं इसमें। दिस इज कॉल्ड एज मीन्स एंड एनालिसिस। जैसे एग्जाम्पल वही दिया है कि आप जब ट्रिप प्लान करते हो तो 7 डेज की है, तो फर्स्ट डे क्या करना है, सेकेंड डे क्या करना है, थर्ड डे कितनी ट्रैवलिंग रहेगी, फोर्थ डे खाना कहाँ खाना है, ऐसे करके आप पूरा का पूरा एक डेटा सेट तैयार कर लेते हो। देन उसके बाद है इनसाइट। इनसाइट जो है वो क्रिएटिविटी की आपने स्टेज पढ़ी होगी आई गेस, इल्यूमिनेशन, उससे रिलेटेड है। इल्यूमिनेशन में क्या होता है, जैसे अचानक से आपको रियलाइजेशन हो जाता है, अचानक से आपको कोई भी आइडिया आ जाता है, इवन एट अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशंस, तो इसको हम इंसाइट कहते हैं। कभी कभी होता है आप कोई बहुत बड़े प्रॉब्लम में फंसे हुए हो और आपको पता नहीं है कि कहाँ कैसे बाहर आए, तो आप उस प्रॉब्लम को छोड़ देते हो, फिर अचानक से हो सकता है कि आप जब नहा रहे हो तो आपको कोई आइडिया आ जाए, या आप सो रहे हो या सोने जाने वाले हो तब आपको वो आइडिया आ जाए, इसको हम कहते हैं इंसाइट। then there is a strategy called as working backward। working backward में क्या होता है, आप एक डिजायर्ड आउटकम से स्टार्ट करते हो और फिर पीछे की तरफ चलने लगते हो। जैसे आप गूगल मैप लगाते हो तो आपको जहाँ पहुँचना है वहाँ का सेट करते हो ना, उसके बाद आप रिवर्स में चलने लगते हो। दिस इज कॉल्ड एज वर्किंग बैकवर्ड्स। देन फिर आते हैं यूरिस्टिक। यूरिस्टिक से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ह्यूरिस्टिक का मतलब होता है मेंटल शॉर्टकट। ज़रूरी नहीं है कि ये वाली प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजी यूज़ करें तो हमको करेक्ट सोल्यूशन मिले, ठीक है, ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये बहुत कम टाइम लगाती है और इमीडिएट हमें सोल्यूशन दे देती है, इसलिए कई बार हम लोग इसको यूज़ कर लेते हैं इवन अनकॉन्शियसली। ये दो तरीके की होती है, एक होती है रिप्रेजेंटेटिव ह्यूरिस्टिक, एक होती है अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक। रिप्रेजेंटेटिव ह्यूरिस्टिक में क्या होता है, हमारा जो भी प्रोटोटाइप है, एक हमने एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल देखा और उसको दूसरी जगह अप्लाई कर दिया, ठीक है, इसको हम कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव ह्यूरिस्टिक। जैसे अगर हमको कोई इंसान लैब के कोर्ट में दिख गया तो हम उसको अज्यूम कर लेंगे कि ये डॉक्टर है, इवन हो सकता है कि वो ना हो, वो हो सकता है वो सिर्फ स्टूडेंट हो या कुछ और प्रोफेशन में हो, पर हम उसको ऐसे अज्यूम कर लेते हैं क्योंकि वो प्रोटोटाइप हमारे दिमाग में फीड है। अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक में क्या होता है, जो पहली इमीडिएट इन्फॉर्मेशन हमारे दिमाग में आती है हम उसको सही मान के उसी को सोल्यूशन मान लेते हैं। इसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल जो हमेशा सब देते हैं वो ये है कि प्लेन जो है, प्लेन क्रैशेस जो होते हैं वो कंपैरेटिवली, प्लेन क्रैश से लोगों की डेथ जो होती है वो कम होती है और रोड एक्सीडेंट्स में लोगों की डेथ ज़्यादा हो जाती है। लेकिन रोड एक्सीडेंट्स की बात ज़्यादा हमें सुनने नहीं मिलती, जब प्लेन क्रैश होता है तो बहुत ज़्यादा बड़ी खबर हो जाती है। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि प्लेन क्रैश जो होता है, जो प्लेन में ट्रैवल करना होता है वो ज़्यादा अनसेफ होता है, क्योंकि वो इंफॉर्मेशन जो है वो हमें इमीडिएटली मिल गई हमारे दिमाग में, हमारे मेंटल सेट में, उसको हम कहते हैं अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक। देन ऑब्स्टिकल्स इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। ऑब्स्टिकल्स इन प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होता है कि जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो हमें क्या क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, ठीक है। तो पहला है फंक्शनल फिक्सडनेस। फंक्शनल फिक्सडनेस का मतलब होता है कि आपके पास कोई एक प्रॉब्लम है और उसका सल्यूशन जो है आपने कुछ कर लिया। जैसे जो हेयर पिन है उसका यूज़ आपको पता है क्या है, कि आप अपने बालों में लगाते हो, ऑब्वियसली उसको यूज़ करते हो। तो अब ये इंसान जब इसका दरवाज़ा लॉक हो जाएगा तब ये हेयर पिन को कभी भी यूज़ नहीं करेगा, क्योंकि उसको लग रहा है हेयर पिन तो सिर्फ बालों में लगाने के ही काम आती है। तो किसी एक एलिमेंट का, किसी एक चीज़ का आप जो फंक्शन है वो फिक्स करके रख देते हो और उससे दूसरा सोल्यूशन कुछ और ऑल्टरनेटिव यूज़ जो है वो कर ही नहीं पाते हो, इसको हम कहते हैं फंक्शनल फिक्सिडनेस। फिर आता है मेंटल सेट। मेंटल सेट क्या होता है, इसका एग्जाम्पल हम साइकोलॉजी के ही एग्जाम्पल से देके बताते हैं। आप आईक्यू का फॉर्मूला जब लगाते हो MA/CA/100, ठीक है, ये हमें पता है आईक्यू का फॉर्मूला है। एक बार आपने इस फॉर्मूले को लगा दिया जब CA हमें 15 ईयर्स दिया था, तो ठीक है, हमको आंसर मिल गया। पर अब हमें एक क्वेश्चन में CA जो क्रोनोलॉजिकल एज है वो 21 दी है, तो आप क्या करोगे, आप 21 ही अप्लाई करोगे CA में, क्योंकि आपका मेंटल सेट जो है ये बन रखा है कि CA में तो वही वैल्यू डालते हैं, जबकि इससे आंसर आपका गलत आएगा,
इससे आपको सोल्यूशन नहीं मिलेगा क्योंकि मैक्सिमम एज लिमिट इसकी कितनी है सीए की 16 ईयर्स। उसके बाद भी आप कंटिन्यूसली बार बार 21 ही डालोगे। ये क्या है? ये मेंटल सेट है कि आपने एक बार किसी चीज़ को सॉल्व किया, एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया एक पर्टिकुलर वे में, आप दूसरी बार जब वो प्रॉब्लम थोड़ी सी डिफरेंट होके आई है उसके बाद भी आप उसको उसी तरीके से सॉल्व करोगे जैसे आपने पिछले तरीके से सॉल्व किया था। फिर आ जाता है एक इमोशनल बैरियर्स। इमोशनल बैरियर से हम ये समझते हैं कि क्या हो जाता है, कभी-कभी हमें डर लगता है या हम स्ट्रेस में होते हैं, है ना? उस टाइम पे हमारा जो जजमेंट है, जो प्रॉब्लम सॉल्व करने की हमारी टेंडेंसी है, वो काफ़ी कम हो जाती है। इसी को हम इमोशनल बैरियर कह रहे हैं। एग्ज़ाम्पल लेते हैं, आप एक कोई एग्ज़ाम में जा रहे हो, आप सब कुछ सॉल्व कर पा रहे हो जब आप घर में कर रहे हो। आप एग्ज़ाम में जा रहे हो, अब एग्ज़ाम हॉल में क्या है, आपको डर लग रहा है, आप स्ट्रेस्ड हो, उसकी वजह से आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है, वो काफ़ी कम हो जाएगी। दैट इज़ ओनली इमोशनल बैरियर्स। फिर एक होता है ओवर कॉन्फिडेंस बायस, इसको ओवर कॉन्फिडेंस बायस कहते हैं। इसमें क्या होता है, हम अपनी जो एबिलिटी होती है प्रॉब्लम सॉल्व करने की, उसको ओवर एस्टिमेट कर देते हैं। यार ये तो बहुत ईज़ी है, तो मुझसे बन जाएगा। कई बार हम कह देते हैं ऐसा, है ना? इसकी वजह से क्या हो जाता है, जो एक्चुअली में प्रॉब्लम है ना, उसको हम अगर डिफ़िकल्ट भी है तो हम बहुत ईज़ी समझ लेते हैं और उसको ईज़ी तरीके से ही सॉल्व कर देते हैं, जबकि उसका आंसर बहुत बार जो होता है वो गलत आ जाता है। उसका जो सॉल्यूशन होता है, हमारे ओवर कॉन्फिडेंस, हमारे ओवर एस्टिमेशन की वजह से गलत हो जाता है। लास्ट आता है कन्फर्मेशन बायस। कन्फर्मेशन बायस क्या हो जाता है कि आप सिर्फ़ उसी चीज़ों पे बिलीव कर रहे हो, सिर्फ़ वही सोच रहे हो कि सॉल्यूशन है, जो आपको लग रहा है सही है। एग्ज़ाम्पल इसका हो जाएगा, आपने तारे ज़मीन पर देखी होगी। उसमें जो बच्चा रहता है, वो पढ़ाई में अच्छा नहीं होता है, ठीक है? उसको डिस्लेक्सिया होता है, पर उसकी मदर को क्या लगता है, ये क्या कर रहा है बच्चा, है ना? ही इज़ जस्ट गिविंग एन एक्सक्यूज़ बिकॉज़ ही डोंट वांट टू स्टडी। तो ये क्या होगा, एक कन्फर्मेशन बायस हो जाएगा किसी भी प्रॉब्लम का, कि आप सिर्फ़ उसी एलिमेंट पे फ़ोकस कर रहे हैं जो आपके बिलीव्स पे कन्फर्म कर रहा है, जो एक्चुअल में सॉल्यूशन है, जो एक्चुअल में डिफ़िकल्टी है, उस चीज़ को आप इग्नोर कर दे रहे हो। ये सारी हमारी ऑब्स्टेकल्स हो गई प्रॉब्लम सॉल्विंग की। तो यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक कर दें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू साइक 26।